कि ये जय श्री राम वाले अगर डरते हैं तो जय भीम वालों से ही डरते हैं। ये मेरा भरोसा भी बना हुआ है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से घबरा जाते हैं। और पता है वो सांप्रदायिकता की आग क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि मुसलमानों को दुश्मन बनाओ तो 80% हिंदुओं को एक कर लोगे। क्योंकि जब तुम्हें मौका मिलता है किसी मूछ रखने वाले जितेंद्र मेघवाल की तुम हत्या कर देते हो कि एक दलित मूछ कैसे रख सकता है? तुम्हारी हिंदू एकता कहां गई भाई? उत्तराखंड में एक महिला जो खाना बनाकर खिलाती थी, छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम तो उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारी हिंदू एकता कहां चली गई? मंदिरों के नीचे कहते हो शिवलिंग है, खुदाई करो। मैं कहता हूं जब खुदाई करो तो थोड़ा गहरी करवाना, क्योंकि हो सकता है उन सब के नीचे कोई बुद्धिस्ट इमारत मिली होगी जिसको तुमने जमीन के नीचे दफन कर दिया। 10% लुटेरों ने 90% कमेरों के हक को लूट लिया और वो हमारे ऊपर राज कर रहे। 10% लोग शासन कर रहे और हम गुलाम बन गए। इसलिए इस सम्मेलन को करने की जरूरत आन पड़ी। जिस दौर में हकमारी की आवाज बुलंद की जा रही है, इन्होंने दावेदारी के सवाल पर पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत की। जिस दौर में त्रिशूल और तलवार बांटा जा रहा है और आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, ये दावेदारी सम्मेलन कलम और किताब की बात कर रहा है। इसलिए इस सम्मेलन के आयोजकों का बहुत आभार, बहुत उन्हें क्रांतिकारी सलाम है मेरा, जिन्होंने इस तरह के आयोजन किए हैं और आपको यहां आमंत्रित किया और हमें आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। साथियों, हम जानते हैं कि ऐसे आंदोलनों, ऐसे मिशन को चलाने में कितनी मुश्किल होती है। हम समझते हैं कि इतने दूर दूर से आप तमाम लोगों को बुलाने के लिए इन लोगों ने रात और दिन, इनकी टीम ने बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए हैं पूरे इलाके में। रात में ये लोग पोस्टर चिपकाते थे कि बहुजन दावेदारी सम्मेलन हो रहा है, आपको आना है। आपके भी घर गए होंगे, आपसे भी अपील किए होंगे और आपसे भी ये मेहनत करके, अपना काम छोड़ करके इस मिशन में लगे होंगे कि आप बीरपुर के इस रेलवे के सामुदायिक भवन में आइएगा, हम आपके हित की कोई बात करेंगे। कई बार हम नहीं जान पाते, चाहे हम जैसे लोग जो मंच पर बैठकर आए, भाषण दें और चले जाएं, या आप जैसे लोग जो किसी आकर्षण में आ गए कार्यक्रम में और फिर लौट जाएं, हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि एक आयोजन के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कहां से पैसा लिया होगा, कैसे इंतजाम किया होगा, कैसे लोगों को जुटाया होगा। और हम लौट जाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कि हम कहां गए थे। हम निजी संबंध निभाने के लिए हो सकता है आ जाते हैं। थोड़े बहुत लोग होंगे जो बाद में जाकर सोचते होंगे। मैं आपसे पहली ही बात ये गुजारिश करने आया हूं कि ये कार्यक्रम, ये आयोजन किसी महापुरुष की जयंती मनाने का नहीं है कि आप आंख बंद करें, हाथ जोड़ें और अपने महापुरुष को याद करें और घर चले जाएं। उसमें कुछ लगता है क्या? डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, फूले की जयंती मनाने में आपको क्या नुकसान है? क्या लगता है? खूब जोश में आते हैं, बाइक की रैलियां निकलती हैं, जहां जैसी क्षमता है लोगों की वहां वैसे काम करते हैं। मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र गया, कई बार गया। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को मैंने देखा, मुझे 200 किलोमीटर का सफर करना था बाई रोड। मैंने देखा कि कोई भी बस्ती, कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जहां लोग रहते हो, और 4 लोग भी हों तो कोई बाबा साहब की तस्वीर लगा करके जयंती न मना रहे हो और नाच न रहे हो। कहीं बाइक रैली चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है।
फिर जिस मंच पर मुझे बोलना था वहां मैंने एक सवाल पूछा, जब इतने सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने वाले हैं तो महाराष्ट्र में दलित बहुजन पार्टियों की सरकार क्यों नहीं है? दलित पैंथर खत्म क्यों हो गया? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो स्कूल खोला था बाबा साहब ने, जो विद्यालय खोले थे, वो सब खत्म क्यों हो गए? ये बात सोचने की है कि नहीं? आपसे भी कोई कहता कि चलो फूले और अंबेडकर की जयंती मनानी है, आगे आगे एक डीजे चलेगा, उसमें जय भीम का नारा बजाते हुए गाना बजेगा, आप अपनी बाइक पर झंडा लगाएंगे, पूरे शहर में घूमेंगे और खा पी के आके सो जाएंगे। मैं ये बात जो कह रहा हूं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जयंती नहीं मनानी चाहिए या जय भीम नहीं बोलना चाहिए। जब आपके पुरखों की मूर्तियां रात के अंधेरे में तोड़ी जा रही हो तो समझ में आ जाता है कि उन मूर्तियों की कीमत क्या है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से घबरा जाते हैं। ये तो बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं। तो मूर्तियों की भी कीमत है, जयंती भी मनाना चाहिए, शहर में रैली भी निकालनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो रैली निकालते हैं आपके हाथ में त्रिशूल और तलवार और पत्थर नहीं होता है, आपके हाथ में जय भीम का नारा होता है। और कितना भी कठिन वक्त रहे, मेरे अंदर अभी भी ये भरोसा है कि ये जय श्री राम वाले अगर डरते हैं तो जय भीम वालों से ही डरते हैं। ये मेरा भरोसा भी बना हुआ है, क्योंकि आपने उन्हें डराया है। आप 2 अप्रैल का भारत बंद किए, पूरे भारत में भारत बंद हुआ, आपके यहां भारत बंद हुआ, और SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर 56 इंच वाला झुक करके उस आपके आंदोलन के दबाव में आता है और आपके हक में फैसला देता है, आप जीत जाते हैं। आप 5 मार्च 2019 का भारत बंद करते हैं 13 पॉइंट रोस्टर पर, और अध्यादेश ला करके आपके हक में फैसला दिया जाता है, आप जीत जाते हैं। ये आपकी एकता की ताकत है। मगर जब आपके पास लड़ने के लिए कोई काम नहीं रहता है तो आप आपस में लड़ते हैं। दलित दलित से लड़ेगा, पिछड़ा पिछड़े से लड़ेगा, मंच पर लड़ेंगे, नेता बनने के लिए लड़ेंगे, संगठन की आलोचना करेंगे। सच बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? होता है कि नहीं आपके आसपास? हम बहुजन वह 85% लोग बनते जा रहे हैं जो दुश्मन सामने रहे तब एकजुट हो जाते हैं, और जब दुश्मन न रहे तो आपस में बिखर के उनकी साजिश के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप आपस में नहीं लड़ते। किसने आपको बताया कि सारा हक यादवों ने ले लिया? आपने कभी आंकड़ा उनसे पूछा? आपने कहा क्या कि कोई डेटा है तुम्हारे पास, बताओ कितने कुर्मियों ने ले लिया, कितने जाटवों ने ले लिया? एक किस्म का झूठ बनाया जा रहा है कि आप उस झूठ के शिकार हो जाएं और आपस में बिखर जाएं। बहुजन दावेदारी सम्मेलन, पहला शब्द इस सम्मेलन का, इस अधिवेशन का बहुजन अगर है तो पहली बात कि ये अपनी वैचारिक जड़ों से जुड़ता है। तथागत बुद्ध से ये शब्द आ रहा है बहुजन। जितने भी वंचित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, मजलूम हैं वो सब बहुजन हैं। इसलिए मैं बहुजनों को 90% कहता हूं। जो इस मुल्क के कमेरा लोग हैं उनके श्रम पर यह दुनिया बनी, उनके श्रम से यह दुनिया रहने लायक हुई। लेकिन 10% लुटेरों ने 90% कमेरों के हक को लूट लिया और वो हमारे ऊपर राज कर रहे। 10% लोग शासन कर रहे और हम गुलाम बन गए। इसलिए इस सम्मेलन को करने की जरूरत आन पड़ी। चौधरी छोटू राम यूं ही नहीं कहते थे कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। बहुजन दावेदारी सम्मेलन उस 90% कमेरा लोगों के हकमारी के खिलाफ उनकी दावेदारी की बात करता है। इतना तो समझ गए ना आप? ये जो लोग गांव से आए आप लोग भी समझ गए ना इतनी बात? ये तो समझ में आ ही रहा है भाई। हमारी जनसंख्या 90%, हमारे लोग कहाँ हैं भाई?
अब उसके बाद हो क्या रहा है, लूट हुई। कैसे लूट हुई, कहां लूट हुई? वो लूट हुई आपके बच्चों के हक में। आप एक बात सोच कर बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैं बिहार के इतने बड़े इलाके में इधर पहली बार आया हूं। जैसे उत्तर प्रदेश, अभी रिंकू जी कह रहे थे, जिस राज में बुलडोजर राज हो, मैं वहां का रहने वाला हूं और आजकल दिल्ली में रह रहा हूं, वहां भी बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर वाले राज से यहां आया हूं और यहां तो चलो जिस भी रूप में यहां दो पार्टियों की सरकार रही पिछले 30 साल में, हमारे पास है मौका बहुत उनकी आलोचना करने का। फिर भी मैं कह रहा हूं कि शायद उनकी वजह से यहां आज भी दंगे जैसा माहौल नहीं है और आपके सामने मंदिर के सामने कोई मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहा। बिहार की जमीन तो बुद्ध की जमीन है। बिहार की जमीन समाजवादी आंदोलनों की जमीन है। बिहार की जमीन कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की जमीन है। बिहार की जमीन पर सामाजिक न्याय का एक विमर्श खड़ा होना है। इसलिए बिहार वालों, अपने बिहार को बचा लेना। हम उत्तर प्रदेश वाले अपने उत्तर प्रदेश को नहीं बचा पाए। वहां एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो जब तक मुख्यमंत्री नहीं था तब तक खबरों में केवल इसलिए आता था कि उसने कोई बहुत हिंसक बयान दिया, कब्र से उठाकर मुसलमानों को बलात्कार उनकी महिलाओं का करने का। वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे, वो एक का जवाब पत्थर से देना, केवल यही भाषा वो बोलता था। लेकिन उसको इनाम मिला, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया और आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। वो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? आपको लगता था मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। सही बात है भाई, मुसलमानों को अली अनवर साहब बैठे हुए हैं। आज से 7-8 साल पहले जब आप राज्यसभा में हुआ करते थे और अली अनवर साहब के पास हम लोग गए और हमने कहा कि हम बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं और हम उसके लिए आपका समर्थन लेने आए हैं। अली अनवर साहब खुश होकर बोले, मैं तो कई बार सोचता था कि मैं न ट्रांसफर करा पाता हूं, न पोस्टिंग करा पाता हूं, न मेरा मन इसमें लगता है, न लूटने में है। मेरा मन तो ऐसे ही आंदोलन के कामों में लगता है जिसमें आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने की लड़ाई हो। इस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया था। और क्या मिला? अभी बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि आज इस देश में आग लगाई जा रही है और आग लगाई जा चुकी है। मैं ये बात कहने आया हूं। हम और आप उस आग से जल नहीं रहे सीधे, इसलिए हमको दिख नहीं रही है वो आग, मगर हमारे चारों तरफ वो सांप्रदायिकता की आग लग चुकी है। और पता है वो सांप्रदायिकता की आग क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि मुसलमानों को दुश्मन बनाओ तो 80% हिंदुओं को एक कर लोगे। किन्हें एक करना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि वो 80% हिंदू एक नहीं हैं। क्योंकि जब तुम्हें मौका मिलता है, किसी मूछ रखने वाले जितेंद्र मेघवाल की तुम हत्या कर देते हो कि एक दलित मूछ कैसे रख सकता है, तुम्हारी हिंदू एकता कहां गई भाई? हाथरस में बेटी मारी जाती है, पायल तड़वी रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या की जाती है, तुम्हारी हिंदू एकता कहां चली जाती है? उत्तराखंड में एक महिला जो खाना बनाकर खिलाती थी, छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारी हिंदू एकता कहां चली गई? मंदिरों के नीचे कहते हो शिवलिंग है, खुदाई करो। मैं कहता हूं जब खुदाई करो तो थोड़ा गहरी करवाना, क्योंकि हो सकता है उन सब के नीचे कोई बुद्धिस्ट इमारत मिली होगी जिसको तुमने जमीन के नीचे दफन कर दिया। बुद्ध के खिलाफ युद्ध के उन्माद करने वाले लोग विदेश में बुद्ध को याद करते हैं और आपके देश में युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। हम गृह युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा मांगने पर शिक्षा न मिले, स्कूल कॉलेज कैसे बेचे जाएं, उसके लिए एक तरफ नई शिक्षा नीति लाई गई, एक तरफ सारे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचा गया और बेचा जा रहा है, और तीसरी तरफ सारे संगठनों को तोड़ा जा रहा है कि कोई आंदोलन खड़ा न हो पाए। इन सारे सवालों पर क्या नारा दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का अत्याचार, अब की बार महंगाई और उनकी सरकार। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार। नारा दिया
वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब आया तो बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, रेलवे स्टेशन के भवन में है ना, अगली बार जब आप आएंगे तो इसका किराया देना पड़ेगा, पता चलेगा सामने लिखा होगा अडानी प्राइवेट लिमिटेड, और जिस ट्रेन में बैठेंगे उसका भी टिकट 500 गुना हो जाएगा और प्राइवेट ट्रेन चलेगी, आप गरीब आदमी नहीं जा पाएंगे। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, मैं पिछले दिनों मधेपुरा गया। मधेपुरा को लोग बीपी मंडल के नाम से, बीएन मंडल के नाम से जानते हैं। वहां एक शख्स बीपी मंडल के साथ था, किराई मुसहर, और किराई मुसहर 52 के चुनाव में पहला जो मुसहर समाज का व्यक्ति था वो संसद में चुना गया था। किराई मुसहर, अलीगढ़ साहब जानते होंगे आप लोग। उनका अभी तक कोई स्मारक नहीं बना है, उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और किराई मुसहर को जब दिल्ली जाना था तो ट्रेन का टिकट कटा के ट्रेन में बैठा दिया गया, और उनको पता ही नहीं था कि ये जो सीट लगी है इस सीटिया पर बैठना है। वो ट्रेन के फर्श पर बैठ करके दिल्ली तक गए। उस समाज के लोग जब दिल्ली के सदन में खड़े होकर भाषण देते हैं तब आपका लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन उस ट्रेन को भी बेच दिया गया है, जिससे किराई मुसहर सीट पर नहीं तो जमीन पर बैठकर कम से कम दिल्ली तो जा सकता था। आपके बच्चे अब आपकी ट्रेन में नहीं जा पाएंगे, हवाई जहाज का तो भूल ही जाइए, सब कुछ बेच दिया। और इस बहुजन दावेदारी सम्मेलन ने जो लिखा है, शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया, आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई बची है क्या? आपके यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है, विश्वविद्यालय कैसे है? सब बर्बाद हो गया। जब सब बर्बाद हो गया तो आपसे कोई सवाल न पूछे, इसलिए इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद का विधायक हिंदू, सब कुछ हिंदू है। फिर हिंदू धर्म खतरे में कहां से है भाई? और किससे खतरे में है? न हिंदू धर्म खतरे में है, न हिंदू राज खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। इसलिए बहुजन दावेदारी सम्मेलन किया जा रहा है। वो संविधान था तो हम यहां पहुंचे, वो संविधान था तो मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन आया तो हम जैसे हजारों लोग आए। अब हम जैसे हजारों लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी ट्रेन, हमारी फ्लाइट है, अभी हमें निकलना है, दिल्ली जाना है, इसलिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। मन तो हमारा ये है कि हम आपके साथ कार्यक्रम पूरा करते, कार्यक्रम के बाद आपसे बातचीत करते, क्योंकि देखिए हम लोग अभी इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम वीआईपी की तरह आएं और तुरंत चले जाएं, बहुत खराब लगता है। हम जानते हैं कि आपसे बात करके हमें हिम्मत मिलेगी, और हम आपसे हिम्मत लेकर जाएंगे, तब जाकर के हम बाहर लोगों से लड़ पाएंगे। मगर मजबूरी हमारी है कि हमें अभी तुरंत निकलना है। लेकिन आपसे जाते जाते केवल ये गुजारिश कर रहा हूं, 7 मई को बहुजन दावेदारी सम्मेलन पटना में किया गया, फिर हम लोग अभी हाजीपुर में होकर आए, आज यहाँ भागलपुर बीरपुर में हो रहा है, आगे ये पूरे बिहार में 50 जगहों पर होगा, फिर उत्तर प्रदेश में भी होगा, पूरे देश में होगा। आपसे गुजारिश ये है माताओं बहनों बुजुर्गों, हमने अपनी नाक बड़ी कर ली और दिल छोटा कर लिया। थोड़ा नाक छोटी करें, नहीं तो दिल हमारा और तंग होता गया, हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। वो बिल्ली की कहानी सुनी है, 1-2 रोटी मिली टुकड़ा तो बिल्लियां आपस में लड़ने लगी, कौन इन्हें खाएगा, कितना खाएगा। तो एक बंदर आया और बंदर ने कहा कि रुको मैं न्याय करूंगा, और तराजू लेकर बैठा, दोनों रोटियों को दोनों पल्ले पर रखा, दोनों बिल्लियां बैठी हुई हैं, तो जिसमें ज्यादा था उसमें से रोटी तोड़ के खा लिया, तो दूसरी तरफ झुक गया, तो फिर तराजू लेके कहा कि अब इसमें ज्यादा हो गया, इससे तोड़ के खा लिया, ज्यादा तोड़ता था। फिर तीसरे इधर झुक गया तो इधर से तोड़ के खा लिया, क्योंकि तराजू बराबर नहीं हो रही थी। अंत में रोटी तोड़ते तोड़ते पूरी दोनों रोटी खा गया, तराजू बराबर हो गई। बंदर ने कहा जाओ बिल्लियों, मैंने न्याय कर दिया, दोनों को बराबर की भूख रहेगी, अब किसी को न ज्यादा किसी को न कम। हमारे आपके साथ यही किया जा रहा है। न्याय की तराजू कुछ बंदरों के हाथ चली गई है,
वो बंदर आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा पर नहीं बोलते। वो धर्म खतरे में है और शिक्षा खतरे में है। वो शिक्षा बचाने नहीं आएंगे, मंदिर बचाने जा रहे हैं। वो आपके रोजगार के लिए कभी आंदोलन करने नहीं आएंगे, वो आपके शिवलिंग के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई के लिए वो देवालय और शौचालय में आपको गुमराह कर रहे हैं। बहुजन दावेदारी सम्मेलन आपसे कह रहा है, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की विचारधारा, भगत सिंह और लोहिया की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद की विचारधारा, मंडल कमीशन, मंडल आयोग और भारत के संविधान की विचारधारा, वो तभी बचेगी जब बहुजनों की दावेदारी का सवाल उठाया जाएगा। सांप्रदायिकता को भी खत्म हम कर सकते हैं। हम अपने हक हुकूक के लिए बोलेंगे, हम शिक्षा के लिए बोलेंगे। इस कार्यक्रम के बाद जब जाइएगा तो गांव-गांव इस पर्चे को बांटिएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, इसको पढ़िएगा ले जाकर, इसको पढ़िएगा कि आपके बच्चों से क्या छीन लिया गया, जिस पर टीवी में डिबेट नहीं होती, कोई बताएगा नहीं। 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि अब तो आपके बच्चों के पास कुछ बचा ही नहीं। आपके बच्चे आपसे एक सवाल करेंगे कि तुम जब पैदा हुए तो भारत का संविधान लागू था, मंडल कमीशन लागू था, सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय थे, आरक्षण था, तुम लोग नौकरी पा गए, पढ़ लिख लिए, जमीन थी, और हमारे लिए तुमने क्या छोड़ा? 25-30 साल बाद न स्कूल बचे, न विश्वविद्यालय बचे, न शिक्षा बची, न रोजगार बचा। वो पूछेंगे आपके बच्चे, प्रदूषण बढ़ गया, जल संकट, बिजली संकट, खनिज संकट, सारा संकट हम अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़कर जाएंगे। वो पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, साहब तुम्हें तो फायदा मिला था और तुम्हारे सामने जब सब कुछ छीना जा रहा था, भारत का संविधान नेस्तनाबूद किया जा रहा था, मंडल कमीशन ध्वस्त किया जा रहा था, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की इमारतों को ध्वस्त करके मंदिरों, मस्जिदों के नाम पर लड़ाया जा रहा था, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं गर्व से कह सकूंगा कि सामाजिक न्याय आंदोलन मंच, बहुजन दावेदारी सम्मेलन पूरे बिहार में घूमकर कर रहा था। मेरे पास जितनी ताकत थी, बिना जेल जाने से डरे, बिना बुलडोजर से डरे, मैं बहुजन दावेदारी सम्मेलन में खड़ा था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये बात बोल रहा था कि अगर आज ना बोले तो कल बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, गांव-गांव निकलिए, चलिए बिहार में। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं। इस दावेदारी सम्मेलन के पर्चे को लेकर गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं करिए। पूरे देश में 1 साल का समय है, क्योंकि आग इतनी तेजी से फैल रही है। वहां पर लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए आपसे ये गुजारिश, माताओं बहनों, आप गांव के भोले भाले मासूम लोग हैं, ये आखिरी बात कह के, चूंकि वक्त बहुत हो रहा है, मैं सच बता रहा हूं, मैं गांव की पैदाइश हूं, मुझे इन मिट्टियों से खुशबू महसूस होती है। मैं गांव की चौराहे की दुकान पर बैठकर जब कुल्हड़ में चाय पीता हूं, मुझे लगता है कि मैं अपनी जड़ों को थोड़ा सा जी रहा हूं। मेरे लोग मासूम लोग हैं, उनको छल कपट धोखा नहीं आता। कोई भी आता है उन्हें मूर्ख बनाकर चला जाता है। इस देश का संविधान कमजोर था, जो आखिरी वक्त को लोगों को शिक्षा, रोजगार और अधिकार नहीं दे पाया। लोग मासूम हैं, मगर मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आपको जागना होगा, क्योंकि दिल्ली, पटना, लखनऊ की बड़ी बड़ी इमारतें जो आपके हमारे पुरखों ने बनाई थी, उन इमारतों में बैठकर आपके वोट से चुने हुए लोग आपके बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं। वो आपकी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, और टीवी, अखबार और आपके सामने ये बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबको खरीद लिया है। मेरे भोले भाले मासूम लोगों, जागो आप। बाबा जगदेव बाबू शहादत दे गए, मार दिया उन्हें। उन्होंने एक भरोसा जताया था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे,
तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मैं कह रहा हूं तीनों पीढ़ियां आज हमारे सामने हैं, हमारे ही लोग जेल में हैं, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं और हमारे ही थोड़े से लोग राज कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जनता मासूम बनी बैठी है। अब आपको सड़क पर उतरना होगा साहब, वरना आपकी मासूमियत, आपकी नादानी, आपकी अज्ञानता आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले बर्बाद कर देंगे और आप भी उनसे वक्त नहीं मिला पाएंगे। इस जगह जमीन को बचाइए, और नहीं तो हम कल कुछ भी बचाने की हैसियत में नहीं होंगे। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा क्योंकि तुरंत हमें निकलना है। ये कार्यक्रम अभी आगे चलता रहेगा। हमारे वरिष्ठ सिद्धार्थ रामू जी बैठे हुए हैं, अली अनवर साहब बैठे हुए हैं, आप सब इनको सुनिएगा, कार्यक्रम को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिएगा। और माफ़ी फिर से मांगते हैं हम, क्योंकि हम सुमित भाई, नवीन भाई और हरकेश्वर जी हमको लेकर पटना जा रहे हैं। हम फिर आपके कार्यक्रम में आएंगे। इस लड़ाई को जो हमारे पुरखों ने लड़ी है, इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। एक बात आखिरी कह के जा रहा हूं, वक्त कितना भी बुरा हो मगर उतना बुरा नहीं होता कि उससे बुरा ना हो सके। जुल्म कितना भी बड़ा जुल्म हो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जंग फिर जंग है, लहू फिर लहू है, बहता है तो खिल जाएगा। हम ये बात कह के जा रहे हैं, हम हारे नहीं हैं और न हम ये हमको डराने गए हैं। हम बस एक मुट्ठी बांधे और आइए बहुजनों दावेदारी के लिए सड़क पर उतरे। शिक्षा, रोजगार, जाति जनगणना, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।